हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हो रहे होंगे। भावना एजुकेशन हब आपका वेलकम करते हैं आज एक और न्यू टॉपिक के साथ जिसका नाम है ब्रेन। जिसका नाम है ब्रेन। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है ब्रेन। क्या होता है ब्रेन? देखिए, जब तक हम लोग ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे नहीं ना, ब्रेन आपका एकदम उतना एक्टिव नहीं होगा जानने के लिए, बाकी की चीज़ें पढ़ने के लिए, है ना। तो एक काम करते हैं, आज ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। कि बोलते हैं ना कि दिमाग, सबका दिमाग बहुत चलता है। आज देखते हैं कि जिनका दिमाग चलता है वो चलता कैसे है, या किस तरीके से हमारा ब्रेन काम करता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक ब्रेन। ब्रेन से पहले हम लोग ये जानेंगे कि हमारा जो ब्रेन है वो कौन से सिस्टम का पार्ट है। हमारा जो ब्रेन है वो कौन से सिस्टम का पार्ट है। देखिए, हम लोग पढ़ते हैं नर्वस सिस्टम। हम लोग पढ़ते हैं नर्वस सिस्टम। आप सबने पढ़ा होगा नर्वस सिस्टम। ठीक है, पहले से सभी ने ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं, किसी को ध्यान है किसी को नहीं है। ठीक है, तो वही चीज़ आज हम लोग रिवाइज करेंगे कि क्योंकि सबने एनसीईआरटी बुक पढ़ी और सबने पढ़ा हुआ है कि नर्वस सिस्टम क्या होता है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं तंत्रिका तंत्र। हिंदी में इसको बोला जाता है तंत्रिका तंत्र। ठीक, इस पूरे नर्वस सिस्टम को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इस पूरे नर्वस सिस्टम को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। कौन कौन से 3 पार्ट और ब्रेन किस पार्ट में आता है? तो देखिए, 3 पार्ट कौन कौन से हैं। पहला पार्ट है, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट। हम तीनों पार्ट को यहीं पर पढ़ेंगे कि पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट कौन कौन सा है। ठीक है, तो पहला पार्ट है आपका सेंट्रल सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक, पहला पार्ट है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा पार्ट है आपका प्रो दूसरा पार्ट है आपका प्रोपीनियल करके। दूसरा पार्ट है आपका प्रोपीनियल। और तीसरा है आपका ऑटोनोमस। तीसरा है आपका ऑटोनोमस। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। दूसरा है आपका प्रोपीनियल। ये हमारे ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। हमने पूरे ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड किया। पूरे ब्रेन को नहीं, सॉरी, पूरे नर्वस सिस्टम को 3 पार्ट में डिवाइड किया। अभी तो ब्रेन हमने स्टार्ट ही नहीं किया, हमें पता ही नहीं है कि ब्रेन यहाँ इन तीनों में से कहाँ पर है ना। तो पूरे नर्वस सिस्टम को 3 पार्ट में डिवाइड किया। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, प्रोपीनियल करके एक नर्वस सिस्टम होता है, और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम होता है। ठीक है, देखो, बल्कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पहले आप हिंदी का देख लीजिए फिर हम आगे चलते हैं। सेंट्रल को बोलते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। दूसरा आता आता है आपका परिधीय। परिधीय परिधीय को पेरिफेरा बोलते हैं, नॉट पेरिपिनल। पेरिफेरा, ये है आपका पेरिफेरा या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको बोला था परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र। ऑटोनोमस, ऑटोनोमस के नाम से आपको थोड़ा सा पता चल रहा होगा, जहां पर भी जिस वर्ड में ऑटो आता है ना, ऑटो का मतलब है स्वयं, खुद। ऑटो का मतलब होता है स्वयं, यानी कि इस ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का मतलब हो गया स्वायत्त करके, स्वयं स्वायत्त नर्वस सिस्टम। ठीक है, स्वयं स्वायत्त या स्वायत्त तंत्रिका तंत्र हिंदी में बोला था तंत्रिका तंत्र। देखिए, हमें मेन चीज क्या ध्यान रखनी है, हमें यहाँ पर कुछ नहीं पढ़ना है, हमें यहाँ कुछ भी नहीं पढ़ना है।
हमें किस चीज़ से मतलब है, जो हमारे एग्जाम में, जो हमारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। कंपटीशन एग्जाम में क्या पूछा जाता है, तो कंपटीशन एग्जाम के पर्पज से हमें पढ़ना है हमारा ब्रेन। देखो, पेरिफेरल और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ये दोनों कंपटीशन एग्जाम से नहीं पूछे जाते हैं। जो मेन चीज़ है नर्वस सिस्टम का, वो क्या पूछा जाता है, वो पूछा जाता है ब्रेन। तो याद रखिएगा, इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम या सेंट्रल नर्वस सिस्टम के भी दो पार्ट होते हैं। एक होता है आपका ब्रेन और एक होता है आपका स्पाइनल कोड। और एक होता है आपका स्पाइनल कोड। ब्रेन यानी कि मस्तिष्क, ब्रेन यानी कि मस्तिष्क, और स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड को बोलते हैं मेरु रज्जु। स्पाइनल कोड को बोलते हैं मेरु रज्जु। तो आज जो हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे, वो हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे ब्रेन, यानी कि ह्यूमन ब्रेन। और ब्रेन भी किसका, ह्यूमन ब्रेन। हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ब्रेन्स के, वो पूछे जाते हैं ह्यूमंस ब्रेन के, वो पूछे जाते हैं ह्यूमन ब्रेन के। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना टॉपिक, स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक जिसका नाम है ह्यूमन ब्रेन, जिसका नाम है ह्यूमन ब्रेन यानी कि ब्रेन। हिंदी में इसको बोला जाता है मस्तिष्क। हिंदी में इसको बोला जाता है मस्तिष्क। किसका पार्ट है, नर्वस सिस्टम का पार्ट है। कौन से सिस्टम का पार्ट है, तो नर्वस सिस्टम का पार्ट है। नर्वस सिस्टम में भी कौन से पार्ट का पार्ट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कौन से नर्वस सिस्टम का पार्ट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोग बात करते हैं हमेशा स्टडी के बारे में, जिस भी चीज के बारे में हम पढ़ रहे हैं उसकी स्टडी को क्या बोला जाता है। पहला ही बेसिक क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट होता है कि हम लोग ब्रेन तो पढ़ रहे हैं, लेकिन ब्रेन की स्टडी को साइंटिफिक लैंग्वेज में एक्चुअली बोला क्या जाता है। तो ब्रेन की साइंटिफिक लैंग्वेज को स्टडी, साइंटिफिक लैंग्वेज में स्टडी को क्या बोला जाता है। हार्ट को बोला गया था कार्डियो, है ना। और ब्रेन को क्या बोला जाता है, और इसकी स्टडी को, स्टडी है तो लॉजी लग जाएगा, और एक्चुअली इसका साइंटिफिक जो नाम है वो क्या है, न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी। अब आप बोलेंगे जी न्यूरोलॉजी के अंदर जो लॉजी या ओजी जो भी होते हैं वो क्या है, न्यूरोलॉजी या ओजी जो भी हैं वो क्या है, तो ये होता है आपका स्टडी, ये होता है आपका स्टडी। और इसमें एक जो न्यूरो वर्ड आया है, एक जो वर्ड आया है न्यूरो, है ना, ये किससे रिलेटेड होता है, तो ये न्यूरॉन से रिलेटेड होता है। किससे होता है, न्यूरॉन से रिलेटेड होता है। और न्यूरॉन्स क्या है, न्यूरॉन्स क्या है, तो इन्हीं को बोला जाता है तंत्रिका, इन्हीं को बोला जाता है तंत्रिका, है ना। और ये हैं क्या, ये होती हैं आपकी सेल। कौन सी सेल, तो भाई ब्रेन सेल। ये कौन सी सेल होती है, ब्रेन सेल। एक्चुअली हमारी बॉडी के अंदर जो भी ऑर्गन है, ऑर्गन काम तभी तो करता है क्योंकि उसकी सेल काम करती है। ऑर्गन काम तभी करता है क्योंकि उसकी सेल काम करती है। ब्रेन हमारा काम कर रहा है क्योंकि ब्रेन की सेल्स वर्क कर रही है ना। ब्रेन की सेल क्या काम कर रही है, तो ब्रेन की सेल कौन सी होती है, न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स को बोला जाता है ब्रेन सेल, और इन्हीं को नर्व सेल्स भी बोला जाता है। इन्हीं को नर्व सेल्स भी बोला जाता है। इसीलिए ब्रेन की स्टडी को क्या बोला जाएगा, न्यूरोलॉजी। न्यूरो के अंदर लॉजी स्टडी, न्यूरो मतलब न्यूरॉन्स, न्यूरो मतलब न्यूरॉन्स। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका ब्रेन होता कहाँ है, हमारी बॉडी के अंदर। हमें पता है दिमाग हमारा यहाँ पर है, लेकिन क्या यहाँ पर भी कोई एक पर्टिकुलर एक ऐसी जगह है जहाँ पर ब्रेन, ब्रेन रहता है, और उसको जगह को कुछ बोला जाता है ना। तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है, उस जगह को जहां पर ब्रेन होता है उसको बोला जाता है क्रेनियम। क्रेनियम यानी कि कपाल अस्थि, इसको बोला जाता है क्रेनियम। क्या होता है क्रेनियम, देखो हमारा जो ब्रेन होता है ना वो कुछ इस तरीके से होता है। ये है हमारा ब्रेन, ये एक रफली डायग्राम है ब्रेन का। इसके अंदर अगर मैं कुछ लेयर्स बना दूं, यहाँ पर इसके ऊपर अगर मैं कुछ लेयर बना दूं ना, जो ग्रीन कलर से मैंने दिखाया है, ये क्या है, ये है एक लेयर। और ये किस चीज़ की लेयर है,
और उसके बाद इसके अंदर बहुत सारी लेयर्स होती हैं। लेयर्स तो बहुत सारी हैं, वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। लेयर्स तो बहुत सारी होती हैं इसके अंदर, ब्रेन के अंदर। लेकिन ये जो सबसे बाहरी, जिसको हड्डी बोलाते हैं, जो हड्डी जैसे हम यहाँ पर हाथ लगाते हैं, सर के ऊपर ऐसे दबाते हैं, तो यहाँ पे बहुत हार्ड है ना, ये चीज़ बहुत हार्ड है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर बोन्स हैं। ये जो क्रेनियम है, ये क्या है? ये बोन क्रेनियम ही है। ये क्या है? क्रेनियम, बोन क्रेनियम ही है, ठीक। बोन क्रेनियम ही है। इसको बोला जाता है कपाल अस्थि। कपाल अस्थि यानी कि हड्डियों का बना हुआ होता है, बोन्स का बना हुआ होता है, और ये बहुत हार्ड होता है, आसानी से टूटता नहीं है। इसीलिए इसके अंदर हमारा जो ब्रेन है वो पूरी तरीके से प्रोटेक्ट होता है, बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट रहता है हमारा ब्रेन, क्योंकि इसको अगर तोड़ते भी है ना तो आसानी से टूटता नहीं है, ठीक है। जब भी डॉक्टर वगैरह तोड़ते होंगे, ऐसे तो कोई तोड़ता नहीं है ना, तो वो आसानी से टूटता नहीं है, ये इतनी हार्ड बोन्स होती हैं। तो याद रखना, आपका जो ब्रेन है वो, उसको कौन कौन सी हड्डी प्रोटेक्ट कर रही है? तो क्रेनियम बोन उसको प्रोटेक्ट करती है, जिसको बुलाता है कपाल हड्डी, कपाल अस्थि, ठीक। हड्डियों को हिंदी में अस्थि ही बोला जाता है ना। हड्डियों को अस्थि ही बोला जाता है, हिंदी में हड्डियां और अस्थि दोनों बोला जाता है, इंग्लिश में बोन्स बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसका वेट कितना होता है? इसका वेट कितना होता है? तो याद रखना, मेल, एक एडल्ट मेल की बात कर रहे हैं हम, कोई छोटे बच्चे या फिर कोई बहुत बड़े की नहीं, एडल्ट मेल जो होता है उसकी, और एडल्ट फीमेल की, क्योंकि दोनों में ही जो ब्रेन का वेट होता है उसमें थोड़ा सा कम और ज़्यादा का फर्क होता है। क्या फर्क होता है? तो देखो, मेल के अंदर जो वेट होता है वो 14 से लेकर 14.5 ग्राम तक होता है, ठीक है। 14.5 ग्राम तक होता है। और फीमेल में कितना होता है? ये होता है 13 से लेके 13.5 ग्राम, 13 से लेके 13.5 ग्राम। अब यहाँ पर कुछ लोग ये सोचेंगे कि भाई लड़कियों के अंदर तो कम दिमाग होता है। लड़कियों के अंदर दिमाग कम नहीं होता है, लड़कियों के अंदर दिमाग का वजन कम होता है, ठीक है। और इस वजन कम होने से लड़कियों की इंटेलिजेंस, उनकी विजडम या उनकी सोचने समझने की शक्ति, उनकी इंटेलिजेंस, उनकी रीजनिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात याद रखिएगा कि मेल के अंदर अगर वजन ज़्यादा है तो उनके अंदर दिमाग ज़्यादा है, और फीमेल के अंदर अगर ब्रेन का जो वेट है, ऑर्गन का वेट जो है वो कम है, तो उनके अंदर दिमाग कम है। एक्चुअली मेल और फीमेल के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं सभी में वेट का जो फर्क होता है ना, थोड़ा बहुत होता ही है। सभी ऑर्गन्स में मेल फीमेल में फर्क थोड़ा सा होता ही है। मेल के अंदर हर ऑर्गन का वेट थोड़ा सा ज़्यादा होगा और फीमेल में थोड़ा सा कम होगा। तो यहाँ पर ये सोचने की बात नहीं है कि जी लड़कों में दिमाग ज़्यादा होता है, लड़कियों में कम होता है। लड़कियों में दिमाग उतना ही होता है, बस उनका वेट कम होता है, और वेट कम होने से उनकी इंटेलिजेंस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि वेट कम होने से इंटेलिजेंस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। उनका भी उतना ही दिमाग चलता है, बल्कि कम होने, वेट कम होने की वजह से भी उनका दिमाग बहुत ज़्यादा ही चलता है, ठीक है। तो वो सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मेल और फीमेल में दिमाग कम या ज़्यादा होता है, सिर्फ फर्क वेट का होता है। क्लियर है? तो क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं? क्वेश्चन पूछा जाएगा ब्रेन की लोकेशन, यानी कि कहाँ पर होता है, तो क्रैनियम वाले पार्ट में होता है, जिसको बोन क्रेनियम बोला जाता है, कपाल अस्थि। इसकी स्टडी, ब्रेन की स्टडी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और इसकी सेल पूछा जाएगा कि ब्रेन की सेल कौन सी होती है। एक क्वेश्चन और है इंपॉर्टेंट, कि जो ब्रेन की सेल है, न्यूरॉन जिनको बोला जाता है, नर्व सेल्स बोला जाता है, इनको कुछ और भी बोला जाता है, तो बिल्कुल न्यूरॉन्स, या फिर इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है, इनको बोला जाता है लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की सबसे लंबी कोशिका, ह्यूमन बॉडी की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो वो होती है न्यूरॉन्स, वो होती है न्यूरॉन्स। क्लियर है? बॉडी की सबसे, ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो वो नर्व सेल्स होती हैं, न्यूरॉन्स होती हैं। क्लियर? चलिए अब आज चलते हैं आगे थोड़ा सा। तीन से चार क्वेश्चन हमारे हो गए। अब कहाँ से क्वेश्चन बनेगा? तो अब देखिए, अब क्वेश्चन कहाँ से बनेगा? अब क्वेश्चन बनेगा कि हमारी बॉडी के अंदर, हम लोग पढ़ रहे हैं ब्रेन, ठीक, ह्यूमन ब्रेन। हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज और ऑक्सीजन होता है, क्योंकि ऑक्सीजन ग्लूकोज से ही बनता है ना, ऑक्सीजन ग्लूकोज से ही बनता है। तो ये जो चीज़ें होती हैं हमारी पूरी बॉडी के अंदर जितनी भी है,
अकेला इसका 20% पार्ट जो होता है वो कहाँ होता है, हमारे ब्रेन के पास होता है। 20% ऑक्सीजन या 20% ग्लूकोज टोटल किस में होता है, ब्रेन के पास होता है, क्योंकि काम ज्यादा करता है। हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा काम कौन करता है भाई, ब्रेन ही करता है। ठीक है, हर टाइम एक्टिव रहता है, हर टाइम ये कुछ ना कुछ काम करता रहता है। आप खाली बैठे हो कुछ सोच रहे हो ना, तब भी आपका ब्रेन काम कर रहा है। कुछ नहीं भी सोच रहे हो, सिर्फ खाली बैठे हो, बोर हो रहे हो, क्या करूं क्या नहीं करूं, तब भी आपका ब्रेन काम कर रहा है। हर चीज में आपका जो है ब्रेन काम करता है। क्लियर है, हर चीज में आपका ब्रेन काम करता है। इसीलिए ब्रेन को सबसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए तो एनर्जी कहाँ से मिलती है, तो भाई ग्लूकोज से मिलती है। एनर्जी कहाँ से मिलती है, तो भाई ग्लूकोज से मिलती है। उसके अलावा फैटेस्ट ऑर्गन भी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, फैटेस्ट ऑर्गन इसको बोला जाता है। फैटेस्ट ऑर्गन इसको क्यों बोला जाता है, वही बात है, देखो सबसे ज्यादा काम कौन करता है, ब्रेन करता है। सबसे ज्यादा काम कौन कर रहा है हमारी बॉडी का, सबसे ज्यादा काम करता है ब्रेन। और ब्रेन सबसे ज्यादा काम करता है तो इसको एनर्जी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, इसलिए ग्लूकोज और ऑक्सीजन पूरी बॉडी का 20% यहीं पर ही होता है, अकेला ब्रेन के पास। उसके अलावा फैटेस्ट, फैटेस्ट क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो हमें एनर्जी मिलती है वो 3 टाइप से मिलती है। हमारी बॉडी के अंदर जो हमें एनर्जी मिलती है ना, वो 3 टाइप से मिलती है। कौन से हैं वो 3 टाइप्स, एक तो है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन्स, और तीसरा फैट, जिसको लिपिड बोला जाता है ना, जिसको लिपिड बोला जाता है। लिपिड नहीं, लिपिड, लिपिड, जिसको लिपिड बोला जाता है। हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी हमें मिलती है 3 टाइप की चीजों से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और लिपिड्स। इसमें जो सबसे ज्यादा एनर्जी होती है वो किस में होती है, सबसे ज्यादा जो एनर्जी होती है वो होती है हमारी फैट में। सबसे ज्यादा एनर्जी जो होती है वो होती है हमारे फैट में। इसीलिए सबसे ज्यादा फैट जो है वो कहाँ पर होता है, ब्रेन में होता है। सबसे ज्यादा जो फैट होते हैं, जो हमें एनर्जी सबसे ज्यादा देते हैं, वो कहाँ पर होते हैं, हमारे ब्रेन में होते हैं। इसीलिए इसको फैटेस्ट ऑर्गन भी बोला जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ से मिलती है, फैट से मिलती है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से सबसे ज्यादा नहीं मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से सबसे जल्दी मिलती है। कार्बोहाइड्रेट से सबसे जल्दी मिलती है। देखो फैट लिपिड्स में क्या होता है, फैट लिपिड्स वैसे तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे न्यूट्रिशन वाले टॉपिक में, पर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर, अगर किसी को कंफ्यूजन है कि कार्बोहाइड्रेट से जल्दी मिलती है, ज़्यादा मिलती है, या फिर फैट से ज़्यादा मिलती है, देखो फैट्स क्या होते हैं, वो जो ऑयल ड्रॉप्स होती हैं, है ना। फैट लिपिड्स क्या होते हैं, जो भी हम तेल, घी, देसी घी यूज़ कर रहे हैं, है ना, कोई भी ऑयली चीज़ जो हमारी बॉडी के अंदर इफेक्ट कर रही है, वो सारी चीज़ें किसके अंदर काउंट होती है, फैट के अंदर काउंट होती है। ठीक, प्रोटीन दालों में, दूध में, है ना, इन चीज़ों में होता है। कार्बोहाइड्रेट ज़्यादातर चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट्स हमें मिलता है। कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों में मिलता है, जैसे चावल हो गए, रोटी हो गए, है ना, दूध में भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अनाज, जितने भी अनाज हैं सबके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ठीक है, फ्रूट्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, सारी मीठी चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो ज़्यादातर चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी तो हमें कार्बोहाइड्रेट्स से मिलनी चाहिए, है ना, लेकिन कार्बोहाइड्रेट से सबसे ज़्यादा एनर्जी नहीं मिलती। सबसे ज़्यादा किससे मिलती है, फैट और लिपिड से मिलती है। तो फिर आप सोचेंगे जी फिर तो हमें मतलब ऑयल और इन चीज़ों का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, देखो दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, सपोज जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी में अगर हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं, जब बिल्कुल सड़ी गर्मियाँ होती हैं ना, बाहर कहीं जाते हैं तो चक्कर आ जाते हैं, हमारा सर घूम जाता है, हमें चक्कर आ जाते हैं गर्मी से, है ना। तो हम क्या करते हैं, एक जगह बैठ जाएंगे। पहले तो सर घूम रहा है तो ऑब्वियसली एक जगह बैठेंगे, फटाफट से कोई एक्शन तो करेंगे नहीं, है ना। बेहोश हो गए हैं तो लोग क्या करते हैं, लोग क्या करेंगे, क्या आपको देने की कोशिश करेंगे कि आप इंस्टेंट ठीक हो जाओ, अपने आप को फील कर सको। 5-10 मिनट बैठो या 10-15 मिनट वेट करो वहां पर, कुछ ऐसा ऐसा क्या चीज़ आप खा पी लें जिससे आप 10-15 मिनट बाद फिर से थोड़ी सी आपके अंदर एनर्जी आ जाए। तो आपको लोग क्या देने की कोशिश करेंगे कि भाई जूस पी लो, है ना, जूस पी लो, ग्लूकोज पाउडर पी लो, कुछ ऐसा लिक्विड जिसके अंदर कौन किसका अमाउंट ज़्यादा होगा, कार्बोहाइड्रेट्स का अमाउंट ज़्यादा होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स आपके सबसे जल्दी फास्टेस्ट डाइजेशन करते हैं और आपको एनर्जी देते हैं। बेशक एनर्जी आपको सबसे ज़्यादा फैट से मिलेगी, तो आपको चक्कर आ रहे हैं तो कोई आपको ये नहीं बोलेगा अरे भैया बर्गर खा लो या फिर फ्राइड मोमोज खा लो, है ना, क्योंकि उससे एनर्जी ज़्यादा मिलेगी। उससे एनर्जी बेशक आपको ज़्यादा मिलेगा,
कम मिले, लेकिन उससे एनर्जी आपको इतनी देर में मिलेगी कि आप कई घंटे तक वहाँ पर नहीं बैठ सकते, क्योंकि फैट का जो डाइजेशन होता है सबसे लास्ट में होता है, और हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन हमारे खाना खाने के कई घंटे बाद शुरू होता है। तो आप सोच सकते हो कि जब तक आप सोच रहे हो कि फैट लेकर आप एनर्जी अपनी बॉडी के अंदर ले लोगे, तो बस सुबह से शाम हो जाएगी जब तक आपको एनर्जी मिलेगी, और सुबह से शाम तक में तो बस आपका शायद काम ही हो जाए। इसीलिए लोग आपको कार्बोहाइड्रेट देते हैं। ये फर्क होता है कार्बोहाइड्रेट्स और फैट के अंदर। फैट में सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, और कार्बोहाइड्रेट में सबसे फास्टेस्ट एनर्जी हमें मिलती है, सबसे जल्दी मिलती है। ठीक है, ये डिफरेंस है। तो यहाँ पर हम ब्रेन पढ़ रहे हैं फिलहाल, न्यूट्रिशन को साइड में कर देते हैं, ब्रेन के पास आते हैं। फास्टेस्ट ऑर्गन किसको बोला जाता है? ब्रेन को बोला जाता है। सबसे फास्टेस्ट नहीं, फैटेस्ट, फास्टेस्ट नहीं फैटेस्ट। ठीक, तो याद रखना दोनों ही पॉइंट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, फैटेस्ट वाला भी और सबसे ज्यादा एनर्जी और ग्लूकोज वाला भी। ठीक है, चलते हैं आगे। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कौन सा मिनरल हमारे ब्रेन में पाया जाता है? कौन सा मिनरल है जो हमारे ब्रेन में पाया जाता है? कौन सा मिनरल है भाई जो हमारे ब्रेन में पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है क्या? ठीक, कैल्शियम पाया जाता है फॉस्फोरस पाया जाता है, सल्फर पाया जाता है, या फिर नहीं यानी कि सोडियम पाया जाता है? कौन सा मिनरल हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो याद रखिएगा, सोडियम। हमारी बॉडी में सोडियम Na सबसे ज्यादा पाया जाता है। ये चीजें नहीं पाई जाती हैं हमारे ब्रेन में, बॉडी में नहीं। ब्रेन पढ़ रहे हैं तो ब्रेन पर ही फोकस रखेंगे। ब्रेन में सबसे ज्यादा कौन सा मिनरल पाया जाता है? तो याद रखना सोडियम पाया जाता है। सबसे ज्यादा मिनरल कौन सा पाया जाता है? सोडियम ही पाया जाता है। ठीक है, 3 क्वेश्चंस आपके यहाँ से रेडी हुए हैं। चलते हैं फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब आएंगे हम लोग अपने क्वेश्चन पर आगे, पूरे ब्रेन के पास। अभी तो ब्रेन की साइड साइड की स्टडी चल रही थी, है ना? अभी तो ब्रेन की सारी साइड साइड की स्टडी चल रही थी। अब आते हैं अपने ब्रेन के पास। देखो, इस तरीके का ये एक ब्रेन है। ठीक है, इस तरीके का ब्रेन होता है। इस ब्रेन के अंदर मैंने आपको बताया था, जो हड्डी होती है ना, जो हड्डी से कवरेज होती है वो कौन सी होती है? क्रैनियम, बोन क्रैनियम होता है। क्या होता है? ब्रोन क्रैनियम होता है। ये वाइट कलर से मैंने बोन क्रैनियम ही ड्रॉ किया है। बोन क्रैनियम, ये वाइट कलर से जो है ना, ये बोन क्रैनियम है। अब इसके अंदर और क्या होता है? तो जी इसके अंदर होती हैं लेयर्स। एक दिख ही रही है आपको, ये होती है दूसरी लेयर। ठीक, और एक लेयर और होती है, उसको दिखाते हैं पिंक कलर से। ठीक, 3 लेयर मैंने आपके सामने ब्रेन की ड्रॉ करी है। 3 लेयर मैंने आपके सामने ब्रेन की ड्रॉ करी है। कौन कौन सी लेयर हैं, इसको बोला क्या जाता है? देखिए, हमने इतने सारे ऑर्गन्स को पढ़ा है, हमने हमेशा देखा है कि हर एक ऑर्गन के आउटर में एक मेम्ब्रेन होती है ना? हर एक ऑर्गन के आउटर में क्या होती है? एक मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है भाई? एक मेम्ब्रेन होती है जो उसको प्रोटेक्ट करती है। तो यहाँ पर अब हम पढ़ने वाले हैं ब्रेन मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक है, यानी कि दिमाग की जो झिल्ली होती है उसको क्या बोला जाता है? तो दिमाग की झिल्ली को बोला जाता है मेनेंजिस। मेनेंजिस। दिमागी झिल्ली को क्या बोला जाता है? मेनेंजिस बोला जाता है। मेनेंजिस एक ऐसी झिल्ली होती है, देखो ये कहाँ होती है? तो कपाल के अंदर होती है। कपाल के अंदर होती है, कपाल। ये मैंने बताया था आपको क्रैनियम। ये जो व्हाइट कलर का है ये है आपका क्रैनियम, जिसको बोलते हैं कपाल अस्थि।
ठीक है, ये हड्डी होती है, हड्डी के अंदर से हमारा ब्रेन शुरू होता है। ब्रेन शुरू एक्चुअल होने से पहले एक लेयर होती है जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है, उसको बोला जाता है ब्रेन मेम्ब्रेन। ब्रेन मेम्ब्रेन का नाम क्या होता है? मेनिंजिस होता है। और मेनिंजिस क्या काम करती है? तो देखो, कोई भी हार्मफुल पार्टिकल अगर हमारे ब्रेन के अंदर जाने की कोशिश करेगा तो ये ब्रेन मेम्ब्रेन यानी कि मेनिंजिस जो है उसको रोकने की कोशिश करती है। ठीक है, उसको क्या करती है? रोकने की कोशिश करती है। उसको रोकने की कोशिश कौन करती है? ब्रेन करती है। हर एक ऑर्गन के अंदर कोई भी हार्मफुल पार्टिकल जाएगा तो उसकी मेम्ब्रेन उसको रोकेगी। ये काम करते हैं। हर एक ब्रेन के बाहर एक चौकीदार होता है जिसको बोला जाता है उस ऑर्गन का मेम्ब्रेन, जिसको बोला जाता है उस ऑर्गन का मेम्ब्रेन। और उस हर मेम्ब्रेन चौकीदार की तरह काम करती है कि कोई भी बाहर का जो नुकसान पहुंचाएगा उसको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। जो बॉडी के हमारे ब्रेन के लिए फायदा हो यानी कि जो हमारे ब्रेन के लिए अच्छा हो, न्यूट्रिशन हो, है ना, मिनरल्स हो, कोई भी हो, वो अंदर जाएगा, उसको जाने देंगे। लेकिन जो हार्मफुल होगा उसको कतई भी अंदर जाने नहीं देगी मेनिंजिस। ठीक है, अब बात करते हैं क्या मेनिंजिस, मैंने तो यहाँ पर 3 लेयर बनाई है, आप एक ही लेयर की बात कर रहे हो, है ना, ये एक ही शीट की बात कर रहे हो कि भाई एक लेयर होती है, मेम्ब्रेन होती है। यहाँ मैंने कलरफुल से 3-4 बना दिया। तो भाई जो 3-4 मैंने बनाया है, जो 3-4 मैंने बनाई हैं, इसमें आपको मेनिंजिस में 3 लेयर्स पढ़ने को मिलेंगी। पहला, दूसरा और तीसरा। पहला ड्यूरा मैटर, ड्यूरा मैटर, पहला है आपका ड्यूरा मैटर। दूसरा एरेक्नॉइड, एरेक्नॉइड नहीं, आर्केनॉइड। पहले ये लिख लो, पाया मैटर। एक है पाया मैटर, एक है पाया मैटर। दूसरे को बोला जाता है एरेक्नॉइड, एरेक्नॉइड यानी कि एरेक्नॉइड, CHA, एरेक, एरेक्नॉइड। ठीक है, ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड और पाया मैटर। इसको हिंदी में भी ये लिखेंगे ड्यूरा मैटर, ठीक, एरेक्नॉइड, पाया मैटर। ये 3 लेयर्स होती हैं इसके अंदर, मेनिंजिस के अंदर, ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड और पाया मैटर। कौन कौन सी लेयर कौन कौन सी होती हैं? तो देखो, जो सबसे पहली लेयर है ना, जो हड्डी के अंदर जो सबसे पहली लेयर आती है, हड्डी के अंदर से जो सबसे पहली लेयर आती है वही होती है आपकी ड्यूरा मैटर, वही होती है आपकी ड्यूरा मैटर, जो मैंने किससे बनाई है? येलो कलर से बनाई है। ठीक है, दूसरा है आपका एरेक्नॉइड, जो ड्यूरा मैटर से अंदर वाली लेयर होती है। ठीक है, इसको मिड भी बोलते हैं, मिड। और जो सबसे अंदर वाली पिंक कलर से उसको बोलते हैं पाया मैटर। वो बिल्कुल दिमाग जब स्टार्ट होता है ना, बिल्कुल उसी से एक तरीके से अटैच होती है। तो ये 3 शीट में होती है, 3 लेयर में एक शीट बनी, 3 लेयर से मिलकर, 3 लेयर से मिलकर एक शीट बनी जिसको बोला गया मेनिंजिस। वो 3 शीट कौन सी है? ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड और पाया मैटर। अब ड्यूरा मैटर, ड्यूरा मैटर क्या होती है? तो याद रखना, आउटर लेयर होती है, आउटर शीट होती है। एरेक्नॉइड मिडल, मिडल लेयर होती है या मिडल शीट होती है। और पाया मैटर होती है इनर, इनर लेयर या फिर इनर शीट। ये चीज आप याद रखिएगा कि यहाँ पर कौन कौन सी लेयर होती हैं, कैसे कैसे होती हैं। तीनों के नाम आपको ध्यान रखने बहुत जरूरी है क्योंकि तीनों से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। क्लियर है? थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब कलर से बनाऊं, पिंक हो गया, ब्लू कलर ले लेते हैं। यहाँ पर, यहाँ पे ये जो मैं डॉट डॉट बना रही हूँ ब्लू कलर से, ऐसा ना पेन मोटा कर लेते, एक ब्लू कलर से मैंने
डॉट 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 करके बनाया है, ये क्या है? एक लिक्विड है। जो मैंने ब्लू कलर से डॉट 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 के अंदर बनाया है ना, ये एक लिक्विड है। इस लिक्विड को बुलाता है फ्लूइड, है ना। लिक्विड है तो फ्लूइड ही बोलेंगे क्योंकि बह रहा है। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है, इधर की तरफ लिख देते हैं, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इसको बोला जाता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, ये फ्लूइड पूछा जाएगा कि ये फ्लूइड के मेनिंजिस शीट के अंदर जो लेयर्स होती हैं उसके अंदर एक फ्लूइड पाया जाता है, उस फ्लूइड को क्या बोला जाता है? तो याद रखिएगा, उस फ्लूइड को क्या बोला जाएगा? सेरेब्रोमिनल फ्लूइड। उस फ्लूइड को बोला जाता है सेरेब्रोमिनल सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोला जाएगा। ठीक है, इतना ये सिर्फ ब्रेन की एक लेयर हमने पढ़ी है, इतने में हमने सिर्फ ब्रेन की एक लेयर पढ़ी है। तो याद रखना मेनिंजिस है इस ब्रेन की लेयर। अगर इस ब्रेन की लेयर के अंदर कुछ दिक्कत आ जाती है ना, कि ये डैमेज हो जाए, है ना, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, तो एक बीमारी होती है जिसको क्या बोला जाता है? मेनिंजेटिक करके बोला जाता है। इसके अंदर इंसान कोमा में पहुंच जाता है, यानी कि सोचने समझ, ब्रेन से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो ना, तो उसमें याद रखना कि ऐसी बीमारी जिसमें इंसान ना कुछ बोल रहा है, ना कुछ देख रहा है, ना कुछ कर पा रहा है, सिर्फ लेटा हुआ है, कुछ भी है, तो उसकी शीट यानी कि उसकी मेनिंजेस में प्रॉब्लम हो गई है, जिसकी वजह से वो इंसान कोमा में चला गया। इसके अलावा और भी रीजन होते हैं कोमा में जाने के। ठीक है, इसके अलावा और भी रीजन होते हैं कोमा में जाने के। एक मैंने आपको बताया था नर्व सेल के बारे में, चलो इसी शीट पकड़ लेते हैं। इसकी जो सेल्स होती हैं, मैंने आपको बताया था कि इसकी जो शीट होती हैं, है ना, इसके अंदर जो सेल होती हैं, ब्रेन की मैंने सेल बताई थी नर्व सेल्स। नर्व सेल्स जो सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती हैं, क्या होती हैं? सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है। सबसे लॉन्गेस्ट सेल तो होती हैं, साथ में इनकी जो रीजनरेशन पावर होती है, इनकी जो रीजनरेशन पावर होती है वो सबसे कम होती है, यानी कि मिनिमम होती है। कैसी होती है? मिनिमम पावर होती है। रीजनरेशन का क्या मतलब होता है? रीजनरेशन का मतलब होता है अपने आप को, अगर डेड हो गई है कोई सेल तो अपने आप को रीजनरेट करना, यानी कि दोबारा से एक्टिव करना काम करने के लिए। तो सबसे कम पावर किस में होती है? तो ब्रेन की सेल्स में ही होती है। इसलिए कहते हैं ब्रेन, देखो किसी भी ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम हो गई है, जैसे लीवर डैमेज हो गया है, किडनी में प्रॉब्लम हो गई है, तो एक्चुअली उस ऑर्गन की सेल्स डैमेज हो गई हैं, उनकी सेल्स काम नहीं कर रही हैं, है ना। हम दवाई खाएंगे, उसकी सेल्स को ठीक करेंगे, तो वो सेल्स काम करेंगे, तो इसका मतलब ऑर्गन अपने आप काम करना शुरू कर देगा, है ना। तो अगर ब्रेन की सेल्स में कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो वो अपने आप को रीजनरेट नहीं कर पाती हैं। अगर ब्रेन की सेल डैमेज हो रही है तो वो अपने आप को रीजनरेट नहीं कर सकती हैं। बहुत कम सेल्स होती हैं जो अपने आप को थोड़ी बहुत रीजनरेट कर लें। ठीक है, इसलिए कहते हैं दिमाग की बीमारी का आसानी से इलाज नहीं होता, और अगर कोई ऐसी दिमाग की बीमारी हो भी गई ना, तो उसका इलाज बहुत लंबे समय तक चलता है, तब जाकर वो ठीक होता है। अगर इसी के कंपेयर में आप लीवर की हिपैटिक सेल देखोगे ना, हिपैटिक सेल देखोगे, तो लीवर की सेल सबसे जल्दी रीजनरेट करती हैं अपने आप को। सबसे ज्यादा रीजनरेशन पावर अगर किसी सेल के पास होती है तो लीवर के पास होती है। तो अगर आपका लीवर बिल्कुल डैमेज हो गया है, थोड़ा बहुत पार्ट लीवर का एकदम सही है, तो आप अपना दवाई से किसी से भी जल्दी से जल्दी अपना पूरा लीवर ठीक कर सकते हैं। अपना पूरा लीवर ठीक कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि उसकी सेल के अंदर सबसे ज्यादा रीजनरेट पावर होती है, तो जल्दी से अपने आप को ठीक कर लेती है, जिससे आपका लीवर जल्दी से ठीक हो जाता है। ठीक है, लेकिन ब्रेन की सेल जो होती हैं, अगर इनमें कोई दिक्कत आ गई तो वो इतनी जल्दी ठीक नहीं होती हैं, क्योंकि इनके अंदर खुद ही पावर नहीं होती अपने आप को ठीक करने की। क्लियर है? तो ये बात याद रखिएगा, सबसे कम रीजनरेशन पावर वाली अगर कोई सेल होती है तो वो न्यूरॉन्स होती हैं, नर्व सेल्स होती हैं। क्लियर है? डायग्राम से समझते हैं, देखो इस डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। ये जो पार्ट है आपका, ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है ना आपका, ये है आपका वही कपाल वाला पार्ट, है ना, कपाल वाला पार्ट। इसके अंदर वाली जो लेयर है, इसके अंदर ये वाली जो लेयर है, ये क्या लिखा है? ड्यूरा मैटर। यही क्या है आपका? ड्यूरा मैटर। ये क्या है आपका? ड्यूरा मैटर। इससे अंदर वाली जो ये वाली, एक तो ये है, एक इससे अंदर वाली जो ये वाली सेल है, इसको बोला जाता है एरेक्नॉइड
एरेक्नॉइड। और बिल्कुल इसके अंदर देखो ये वाला जो दिखाई दे रहा है, मैंने कहा ना जहाँ से बिल्कुल एग्जैक्ट ब्रेन शुरू हो गया है, ये जो बिल्कुल ब्रेन स्टार्ट हो गया है, बिल्कुल यहाँ पर ही क्या पाया जाता है, पाया मैटर पाया जाता है। क्या पाया जाता है, पाया मैटर पाया जाता है। पाया मैटर शीट जो होती है वो इस तरीके से पाई जाती है। और ये जो अंदर इनके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, ये कौन सा है, ये वही लिक्विड है जो मैंने अभी आपको बताया था, क्या, सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, क्लियर है। चलते हैं अब थोड़ा सा और आगे, चलते हैं थोड़ा सा और आगे। देखो ये क्या है, ये भी एक ब्रेन है, एक नहीं मतलब जैसे ब्रेन होता है वैसा ही है। ठीक है, ये मैं ऐसी रफली ड्रॉ कर रही हूँ, ये हम रफली ड्रॉ कर रहे हैं। ये किस तरीके का ब्रेन है, जब हम ब्रेन को ऊपर से देखेंगे, जब ब्रेन को ऊपर से देखा जाएगा ना तो ब्रेन इस तरीके का दिखाई देता है। ये कुछ और मत समझ लेना, ये ब्रेन ही है। तो इस ब्रेन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक ये वाला और एक ये वाला, दो पार्ट में आपको दिखाई देगा। ये होता है आपका लेफ्ट हेमिस्फेयर, ये होता है आपका लेफ्ट हेमिस्फेयर, और ये होता है आपका राइट हेमिस्फेयर। ये आपको मैं एक डायग्राम से ही दिखाती हूँ, देखो इसमें है, ये रहा, यहाँ से करते हैं। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है आपको दो पार्ट में, इस वाले डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये दिखाई दे रहा है आपको दो पार्ट में, ये ब्रेन की ऊपर से ली गई इमेज है, ये ब्रेन की ऊपर से ली गई इमेज है। इसके अंदर दो पार्ट हैं ब्रेन के, एक ये वाला है, ये वाला है, ये वाला पार्ट, इसको बोला गया क्या, लेफ्ट हेमिस्फेयर। ये है आपका लेफ्ट हेमिस्फेयर। और जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है आपका राइट हेमिस्फेयर, ये वाला पार्ट है आपका राइट हेमिस्फेयर, ये वाला पार्ट है आपका राइट हेमिस्फेयर। ठीक है, अब इसको बीच से ज्वाइन किया गया है, आप देख रहे होगे ये दोनों पार्ट यहाँ इस वाले पार्ट से जुड़े हुए हैं, इस वाले पार्ट से, है ना, इनके बीच में कुछ है। देखो इस वाली फिगर में अगर मैं इसको कट करेंगे ना ऊपर से, देखो ये थोड़ा सा कट करके दिखाया गया है, तो यहाँ पर ये जिस चीज से जुड़े हुए हैं, यहाँ पर ये जिस चीज से जुड़े हैं, दोनों राइट और लेफ्ट दोनों हेमिस्फेयर, राइट और लेफ्ट दोनों हेमिस्फेयर जिस चीज से जुड़े होते हैं ना, उसको बोला जाता है कॉर्पस कैलोसम। उसको बोला जाता है क्या, कॉर्पस कैलोसम, उसको बोला जाता है कॉर्पस कैलोसम। क्या करता है कॉर्पस कैलोसम, तो लेफ्ट हेमिस्फेयर और राइट हेमिस्फेयर को ज्वाइंट करने का काम करता है। क्लियर है, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा। कॉर्पस कैलोसम आपसे पूछा जा सकता है कि लेफ्ट हेमिस्फेयर राइट हेमिस्फेयर, लेफ्ट और राइट हेमिस्फेयर को ज्वाइंट जहां पर होते हैं उसको क्या कहा जाता है, तो कॉर्पस कैलोसम कहा जाता है। क्लियर है, यहाँ से इसके अलावा और कोई नहीं बनेगा। देखो इस वाले डायग्राम में इसमें सीधा सीधा दिखाया गया है लेफ्ट हेमिस्फेयर राइट हेमिस्फेयर। ठीक है, और ये क्या है, ये है मॉड्यूल लॉन्गिट्यूडनल फिजियोर, इसको बोला जाता है लॉन्गिट्यूडनल। ये इस तरीके से है ना, जो लाइंस इस तरीके से आती हैं आपके सामने उनको लॉन्गिट्यूड बोला जाता है। आपने ज्योग्राफी में भी आप पढ़ेंगे तो ये क्या है, ये लॉन्गिट्यूड है। और जो ऐसे होती है उनको क्या बोला जाता है, जिनको देशांतर और अक्षांश बोला जाता है ना। तो ऊपर से नीचे जो आई है वो है लॉन्गिट्यूड, ये है लैटिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड है इसलिए इसको लॉन्गिट्यूड कहा गया है, और कुछ भी नहीं है। यहाँ से आपको वही है कि इसको थोड़ा सा कट करके दिखाया गया है, तो देखो बीच वाला पार्ट जहाँ से जुड़ रहा है उसको क्या बोल गया, उसको बोल दिया इसने कॉर्पस कैलोसन, उसको बोल दिया इसने कॉर्पस कैलोसन। अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं। अब क्या करना है भाई हमें, अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है ब्रेन का फंक्शन, ब्रेन का फंक्शन, फंक्शन ऑफ ब्रेन। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, फंक्शन ऑफ ब्रेन, है ना। ब्रेन का फंक्शन यानी कि काम क्या करता है भाई, हमने हार्ट पढ़ा, हार्ट का क्या काम था, हार्ट का काम था पंपिंग ऑफ ब्लड, ब्लड को पंप करने का काम था।
है ना। जब हमने हार्ट पढ़ा था तो हमने सारे में पंप करने का काम किया था, कि मतलब ब्लड कैसे पंप कर रहा है, इस पंप से इस पंप में बाहर जा रहा है, दूसरे पंप से अंदर आ रहा है, ये सारा काम पंपिंग ऑफ ब्लड यानी कि हार्ट कर रहा था। ब्रेन क्या काम करता है? अरे बहुत सारा काम करता है, मैं अभी बार बार बोल रही हूँ कि ब्रेन सबसे ज्यादा काम करता है, सबसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। अरे करता क्या है ब्रेन? तो ब्रेन क्या करता है, जितने भी ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के अंदर उनको सेंस करता है। सेंस कैसे करता है कि हमारा माउथ हो गया, हमारे हैंड्स, हमारे मसल्स हो गए, हमारी बोन्स हो गई, है ना, हमारा लीवर, हमारा डाइजेशन, हमारा सारी चीजें, जितने भी सिस्टम हमारा काम कर रहे हैं, जितनी भी सेल्स हमारी बॉडी के अंदर काम कर रही हैं, उन सब को एक मैसेज देना और उनसे मैसेज लेना, है ना, ये काम कौन करता है? ब्रेन करता है। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आप मेरे से पढ़ रहे हैं, मैं कुछ बोल रही हूँ तो आप सुन रहे हैं, है ना, आपके कान काम कर रहे हैं। आपका कौन सा ऑर्गन काम कर रहा है? आपके कान काम कर रहे हैं। मैं जो भी बोल रही हूँ आपको वही क्यों सुनाई दे रहा है जो मैं बोल रही हूँ? क्योंकि आपके ईयर्स की जो सेल्स हैं, आपके ईयर्स जिस तरह के आपके जो सेंस, क्योंकि आंख, नाक, कान, इसके अंदर ये सेंस ऑर्गन्स होते हैं ना, तो इनकी जो सेल्स हैं वो मैसेज लेकर जाती हैं ब्रेन के पास। फिर ब्रेन उसको बताता है, ब्रेन का कौन सा हिस्सा ये काम करता है वो मैं आपको बताऊंगी। वो दोबारा से एक मैसेज सिग्नल भेजेगा किसके पास? उन सेल्स के पास जो मैसेज लेकर गई थी, और वही उसी के थ्रू आपको सुनाई देगा कि मैं जो भी बोल रही हूँ एग्जैक्ट वही। ठीक है, आप मुझे देख रहे हैं पढ़ाते हुए कि एक मैम है जिन्होंने बोर्ड पे अभी हमें ब्रेन समझाया है, ब्रेन का डायग्राम बनाकर समझाया है। तो आपको कैसे पता, या आप कैसे वही चीज देख रहे हो जो मैं बना रही हूँ? क्योंकि आपकी जो आईज की सेल्स हैं, आपकी आंखों की जो सेल्स हैं, वो मैसेज लेकर जाती है ब्रेन के पास। फिर ब्रेन का एक पार्ट उन सेल्स को बताता है एक्शन करने के लिए, फिर आपको चीजें दिखाई दे रही है। ये काम इतना स्पीड से होता है कि इसमें टाइम नहीं लगता है ना। टाइम लगता तो आपको थोड़ी देर बाद दिखाया देता, टाइम लगता तो आपको थोड़ी देर बाद सुनाई देता, है ना। लेकिन मैं जैसे जैसे बोल रही हूँ आपको वैसे वैसे सुनाई दे रहा है। तो इतनी स्पीड से काम होता है, बहुत ज्यादा। तो ब्रेन जो है वो पहले सेंस करता है, सेंस के बाद वो प्रोसेस करता है, ठीक है, और प्रोसेस करने के बाद फिर वो एक्शन करता है। फिर वो एक्शन कराता है कि भाई, जैसे आपने कुछ मीठा खाया, है ना, हमारी जीभ पर, क्योंकि मीठा खाते हैं तो जीभ भी टेस्ट करके बताती है। अब जी हमें पता है कि जीभ टेस्ट करके बता रही है, पर आज एक्चुअल ब्रेन के पढ़ने के बाद आप ये बोलोगे कि नहीं, जीभ नहीं बताती है। कौन बताता है भाई? ब्रेन बताता है। कैसे? देखो, हमारी टंग पे टेस्ट बर्ड्स होती हैं, ठीक है, वो फटाफट से मैसेज भेजती हैं ब्रेन के पास कि भाई कुछ है ना। ब्रेन फटाफट से सेंस करता है मैसेज आया है, प्रोसेस करता है, मैसेज को दोबारा भेजता है, सेंड करता है। फिर जो मैसेज सेंड करता है उससे एक्शन कराता है कि हाँ भाई ये तो मीठा है, तब हमें जाके टेस्ट का पता चलता है कि ये मीठा है। तो ये पूरा काम किसका काम होता है? ब्रेन का होता है। वो सेंस कर रहा है, फिर प्रोसेस करता है, फिर वो एक्शन कराता है। ठीक है, तो ये काम कौन करता है? ब्रेन करता है। अगर ब्रेन पूरा काम कर रहा है, मैंने बोला भैया बहुत काम करता है, तो क्या पूरा ब्रेन का एक ही पार्ट है ना, एक ही है कि एक ये गोल सा है, इसके अंदर भरा हुआ है ब्रेन और वही सारा काम कर रहा है? तो नहीं, ब्रेन के भी 3 पार्ट होते हैं। अब हम ब्रेन के 3 पार्ट पढ़ेंगे। अब हम ब्रेन के 3 पार्ट पढ़ेंगे। कौन कौन से? देखो, ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से 3 पार्ट होते हैं? तो सबसे पहले होता है फोर ब्रेन, दूसरा होता है आपका मिड ब्रेन, और तीसरा होता है आपका हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन को बोलते हैं पश्च मस्तिष्क। मिड ब्रेन होता है आपका मध्य मस्तिष्क। और फोर ब्रेन होता है आपका अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, ठीक। 3 पार्ट, पूरे ब्रेन का 3 पार्ट, पूरे ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। अग्र मस्तिष्क, फोर ब्रेन जो आगे वाला ये वाला पार्ट होता है, यहाँ से लेके पूरा ऐसे वाला जो पार्ट होता है ना, इसके अंदर की तरफ होता है मिड ब्रेन, और पीछे की तरफ यहाँ पर होता है हिंड ब्रेन, ठीक, यानी कि पश्च मस्तिष्क। इन तीनों पार्ट में अगर कंपेयर किया जाए तो सबसे बड़ा वाला पार्ट कौन सा होता है? इन तीनों में कंपेयर किया जाए तो सबसे बड़ा पार्ट क्या होता है? तो यार याद रखना, फोर ब्रेन जो होता है ये सबसे
लार्ज होता है, ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, फोर ब्रेन जो होता है सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। तीनों को कंपेयर किया जाए कि कौन सा बड़ा होता है कौन सा छोटा, तो याद रखना फोर ब्रेन जो होता है सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट होता है आपका मिड ब्रेन, सबसे स्मॉलेस्ट होता है आपका मिड ब्रेन। क्यों होता है भाई मिड ब्रेन? क्योंकि अब हम अगर आगे पढ़ेंगे, फोर ब्रेन के भी तीन पार्ट हमें पढ़ने हैं। फोर ब्रेन के भी हमें तीन पार्ट पढ़ने हैं। कौन से? थैलेमस, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरेब्रम, सेरेब्रम। ठीक है, सेरेब्रम। हिंदी में इनको क्या बोला जाता है? थैलेमस को थैलेमस, हाइपोथैलेमस को हाइपोथैलेमस ही बोला जाएगा। इसको बोला जाता है प्रमस्तिष्क, सेरेब्रम को बोला जाता है प्रमस्तिष्क। तो थैलेमस ही बोला जाता है, इसको हाइपोथैलेमस ही बोला जाता है। हाइपोथैलेमस, थैलेमस और प्रमस्तिष्क। मिड ब्रेन का कोई पार्ट नहीं होता। ये जो तीनों पार्ट हमने पढ़े हैं ना, ये फोर ब्रेन के पार्ट है। मिड ब्रेन का कोई पार्ट नहीं होता। अब बात आते हैं हिंड ब्रेन की। अब बात आती है हिंड ब्रेन की। हिंड ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं? तो जी हिंड ब्रेन के भी तीन पार्ट होते हैं। हिंड ब्रेन के भी कितने पार्ट होते हैं? तीन पार्ट होते हैं। कौन कौन से हिंड ब्रेन के होते हैं? पहला होता है पोन्स, जिसको पोन्स ही बोला जाता है। पहला होता है पोन्स, ठीक। दूसरा होता है मेड्यूला ओबोलोनगाटा, मेड्यूला ओबोलोनगाटा, हिंदी में भी इसको यही बोला जाता है, मेड्यूला मेड्यूला ओबोलोनगाटा। और तीसरा होता है, ये हो गया सेरेब्रम और ये हो गया आपका सेरेबेलम। ये हो गया आपका सेरेबेलम। सेरेबेलम को हिंदी में अनुमस्तिष्क बोला जाता है, अनुमस्तिष्क। हिंदी में आपको नाम से शायद पता चल जाए, प्र यानी कि आगे वाला, अनु यानी कि पीछे वाला। ठीक है, ये जो टेबल आपके सामने एक बनी है, इसको ध्यान रखना है, अपने दिमाग में इसको ऐसी छाप लो, तो उसके बाद एग्जाम में यही टेबल आपको याद आ जाएगी फटाफट से। जिस चीज से हम लोग जैसे जैसे पढ़ते हैं ना, वही डायग्राम, वही चीज हमारे माइंड में वहीं पर आ जाती है जब उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है। तो इस टेबल को रट लो या ध्यान रख लो कि कौन सा वाला पार्ट कौन से वाला पार्ट हो, किस ब्रेन के किस पार्ट में आता है। यानी कि आपसे पूछा जा सकता है मेडुला ओब्लंगाटा ब्रेन के कौन से वाले पार्ट का भाग है, फोर ब्रेन का, मिड का या फिर हिंड का? तो याद रखो हिंड का पार्ट है। मिड ब्रेन का पार्ट कौन सा है? तो मिड ब्रेन का कोई पार्ट नहीं होता। सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा होता है? इसीलिए मिड ब्रेन होता है, क्योंकि इसका कोई पार्ट ही नहीं होता है। ठीक है, फोर ब्रेन हाइपोथैलेमस किसका पार्ट होता है? फोर ब्रेन का होता है, हिंड ब्रेन का नहीं होता है। ठीक है, सबसे बड़ा पार्ट क्या होता है? फोर ब्रेन होता है। फोर ब्रेन में भी तीन पार्ट हैं, तीनों पार्ट में सबसे बड़ा कौन सा होता है? तो याद रखना सेरेब्रम, ये सेरेबेलम होता है। ये दो नाम जो हैं ये एक जैसे से हैं, इनको प्लीज ध्यान रखिएगा, सेरेब्रम और सेरेबेलम, सेरेब्रम और सेरेबेलम सेम सेम से नाम है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है, दोनों के काम अलग है। ठीक है, अब हम चलते हैं इनके काम पर। पहले तो देखते हैं कि ये वाला कौन सा वाला पार्ट कहाँ पर होता है हमारे ब्रेन का। ठीक है, देखिए ये एक इमेज है आपके सामने, इससे हम देखेंगे कौन सा वाला पार्ट कौन सा होता है। रेड कलर से जो मैं बॉर्डर कर रही हूँ, ये पूरा काम, ये जो पूरा है रेड कलर से, ये सारा जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है आपका, जो मैंने रेड कलर से एक बॉर्डर बनाया है। ठीक है, जो मैंने रेड कलर से एक बॉर्डर बनाया है, ये ये वाला जो पार्ट है ना आपका, जो रेड कलर से मैंने आउटलाइनिंग करी है, ये पूरा पार्ट है आपका, ये पूरा पार्ट है आपका फोर ब्रेन का, जो मैंने एक पार्ट अभी लिखवाया था, फोर ब्रेन का जो अभी मैंने एक पार्ट लिखवाया था, ये सेरेब्रम।
ये वाला जो पार्ट है ना सेरेब्रम, ओहो सेरेब्रम, कहाँ कर रहे थे हम ये, सेरेब्रम, सेरेब्रम, ये जो रेड कलर से मैंने आउटलाइनिंग बनाई है सेरेब्रम है। सेरेब्रम के अंदर ही आपके 3-4 पार्ट टूटे हुए होते हैं, उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे फ्रंटल लोब हो गया, है ना, पैरिटल लोब हो गया, ऑसिपिटल लोब हो गया, ठीक। एक लोब और होती है ऑसिपिटल, पैरिएटल और फ्रंटल, अभी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे कि क्या होता है। मैं सिर्फ आपका वो जो मेन पार्ट है वो बता रही हूँ। ये है आपका सेरेब्रम, और थैलेमस और हाइपोथैलेमस दो थे। देखो थैलेमस ये वाला पार्ट है आपका, थैलेमस जो है वो ये वाला पार्ट है आपका, ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ये है आपका थैलेमस, ये वाला जो पार्ट है ये है आपका थैलेमस। सेम आउटलाइन, तो सेम आउटलाइन कलर से ही हम लोग लिखेंगे, दिस इज थैलेमस, दिस इज थैलेमस। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका थैलेमस के ही नीचे वाला ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये होता है आपका हाइपोथैलेमस, ये होता है आपका हाइपोथैलेमस, यही होता है आपका हाइपोथैलेमस, यही पार्ट होता है आपका हाइपोथैलेमस का, ठीक। यही पार्ट है आपका हाइपोथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट नेक्स्ट कलर से देखेंगे, कौन सा कलर, ब्लू कलर दिख सकता है ना, ब्लू कलर दिख सकता है। ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है आपका, ठीक, जहाँ पे मैंने ब्लू कलर से किया है, ये वाला पार्ट कौन सा है आपका, ये है आपका सेरेबेलम, ये है आपका सेरेबेलम। और हिंड का ही एक और पार्ट मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ये वाला पार्ट, ये है आपका पोन्स, ये है आपका पोन्स, ठीक। पोन्स से ही जस्ट नीचे ये छोटा सा उभरा हुआ पार्ट होता है, इसी को बोला जाता है मेड्यूला ऑब्लंगाटा, इसी को बोला जाता है मेड्यूला ऑब्लंगाटा, इसी को बोला जाता है मेड्यूला ऑब्लंगाटा। हमने यही पार्ट करे थे, ये 3 थे फोर ब्रेन के, ये वाले 3 पार्ट थे हिंड ब्रेन के, एक हिंड ब्रेन के, एक रह गया आपका मिड ब्रेन, है ना। ये जो मिड ब्रेन है, इसके ये वाला जो पार्ट होता है ना, इस तरीके से जो इनके बीच का ये वाला पार्ट होता है, ये होता है आपका मिड ब्रेन, ये होता है आपका मिड ब्रेन, ठीक है। इसको पूरा यहाँ से यहाँ तक भी कनेक्ट किया जाता है मिड ब्रेन को, यहाँ से लेके ये पूरा, ब्लू ब्लू से ज़्यादा ही दिख गया, इधर उधर दोनों हिंड ब्रेन हो गए, और बीच में ऊपर से नीचे तक यहाँ तक ये हो गया आपका मिड ब्रेन, ये हो गया आपका मिड ब्रेन, ठीक। अब बात करते हैं, एक पार्ट लेंगे और उसी को ही एक्सप्लेनेशन से पढ़ेंगे। कौन से पार्ट से हम लोग पढ़ रहे थे, फोर ब्रेन, हम लोग पढ़ रहे हैं फोर ब्रेन। फोर ब्रेन को बुलाता है अग्र मस्तिष्क, इसी को बोला जाता है क्या, अग्र, इसी को बोला जाता है अग्र मस्तिष्क, ठीक है। अब अग्र मस्तिष्क में मैंने 3 पार्ट बताए, एक मैंने बताया आपको सेरेब्रम, जिसको बोला जाता है अनुमस्तिष्क, अनु नहीं, प्रमस्तिष्क, जिसको बोला जाता है प्रमस्तिष्क। इसके अंदर मैंने आपको बोला सेरेब्रम, प्रमस्तिष्क, ये कैसे वाला पार्ट है, सेरेबेरम जो है, सेरेब्रम नॉट बैरम, सेरेब्रम वाला जो पार्ट है वो कौन सा वाला पार्ट है, इसको क्या बोला जाता है, तो वो चीज ध्यान रखेंगे। देखो सेरेब्रम जो होता है इसको प्रमस्तिष्क बोला जाता है, और फ्रंटल लोब में भी सॉरी, जो फोर ब्रेन है इसके भी 3 पार्टों में मैंने बोला था सबसे बड़ा पार्ट होता है, तो इसी को बोला जाता है लार्जेस्ट
ब्रेन, क्योंकि ये सबसे बड़ा, पूरे ही माइंड का सबसे बड़ा पार्ट क्या होता है, अकेला सेरेब्रम होता है। ठीक है, इसलिए इसको बुलाता है लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन या फिर लार्जेस्ट ब्रेन, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। इसके इसके हमने कितने पार्ट देखने हैं, इसके हमने देखने हैं आपको, इसके अंदर कुछ लोब्स पाई जाती हैं, यानी कि इसको भी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसको जिस छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया गया है उनको क्या बोला जाता है, लोब्स का मतलब होता है, इसके अंदर छोटी छोटी लोब्स होती हैं जो डिवाइडेड होती हैं। लोब्स का मतलब होता है कि जो दिखाई तो दे रही है कि अलग अलग है, लेकिन इंटरनली कनेक्टेड होती हैं। इंटरनली क्या होती हैं, कनेक्टेड होती हैं, उनको बुलाता है लोब्स। तो ये कौन कौन सी किस चीज से कनेक्टेड होती हैं, एक होता है इसके अंदर फ्रंटल, ये इसका पार्ट समझ लो, लोब समझ नहीं आ रहा तो ये समझ लो सेरेब्रम के ही पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं, तो 3 या 4 पार्ट होते हैं, 4 पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। एक हो गया फ्रंटल लोब, क्योंकि बार बार आपके सामने लोब वर्ड आएगा तो इसलिए मैंने पहले बता दिया लोब होता क्या है, जो देखने में तो अलग है लेकिन इंटरनली एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, उनको बुलाता है लोब। एक हो गया फ्रंटल लोब, ठीक। दूसरा हो गया आपका ऑसिपिटल लोब, ठीक, ऑसिपिटल लोब। और तीसरा है आपका पैरिएटल लोब, पैरिएटल लोब, ठीक। टेम्पोरल लोब भी होता है, एक होता है आपका टेम्पोरल लोब, एक होता है आपका टेम्पोरल लोब, ठीक है। अब हमारे दिमाग बहुत सारा काम कर रहा है भाई, है ना, कौन सा पार्ट क्या काम कर रहा है उस पर ध्यान देंगे। ये जो फ्रंटल लोब होता है ये आपकी इंटेलिजेंस पर वर्क करता है, ये आपकी इंटेलिजेंस पर वर्क करता है ना, आपकी विल पावर पे वर्क करता है। आपकी विल पावर क्या है, आपका डिसीजन मेकिंग क्या है, आपका डिसीजन मेकिंग की जो पावर है वो कहाँ से आपको आती है, ब्रेन के कौन से पार्ट से आती है, तो फ्रंटल लोब से आती है। आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कहाँ से होती है, कौन से वाली ब्रेन के कौन से वाले पार्ट से आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वाला पार्ट ग्रो होता है, वो होता है फ्रंटल लोब से, ठीक है। वो किससे होता है, फ्रंटल लोब से। मेमोरी का फॉर्मेशन भी कहाँ से होता है, जो मेमोरी वगैरह बनती है वो आपकी फ्रंटल लोब से ही बनती है। तो मेन चीज जो आपको ध्यान रखना है वो है इंटेलिजेंस, विल पावर, डिसीजन मेकिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये सब कहाँ से होता है, आपका फ्रंटल लोब से होता है। कंसंट्रेशन पावर कहाँ से होती है आपकी, फ्रंटल लोब से। कंसंट्रेशन पावर, ये सारी चीजें ब्रेन का कौन सा पार्ट संभाल रहा है, सेरेब्रम। सेरेब्रम का भी कौन सा वाला पार्ट या कौन सी लोब है, फ्रंटल लोब। पैरिटल लोब भी इसी से ही रिलेटेड होती है, समथिंग कुछ इंटेलिजेंस वाला पार्ट। कौन सा, रीजनिंग का इंटेलिजेंस वाला पार्ट, जो रीजनिंग होता है ना, थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, वो भी कौन संभालता है, फ्रंटल लोब और पैरिटल लोब। ये दोनों ऑलमोस्ट सेम सेम सा ही काम करते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन वगैरह वाला जो डिफिकल्ट काम होता है वो होता है पैरिटल लोब का, वरना फ्रंटल लोब ही ज्यादा सारे काम करते हैं। टेम्पोरल लोब के अंदर होते हैं आपके ड्रीम फॉर्मेशन, आपके ड्रीम फॉर्मेशन, हमें सपने आते हैं, है ना, और कुछ सपने याद हो जाते हैं तो वो बोलते हैं ना, अरे मुझे सपना मिला दिखा था। सपने तो हमें बहुत दिखते हैं लेकिन याद सारे नहीं रहते हैं, जो याद रहते हैं वो कौन से होते हैं, जो हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं, है ना। तो वो कहाँ पर होता है, ब्रेन के सेरेब्रम वाले पार्ट में होते हैं। यहाँ पे ही इसी पार्ट की वजह से क्या होता है, हमारे ब्रेन के अंदर जो सपने हम देखते हैं कुछ दिमाग में बैठ जाते हैं, हमें याद रह जाते हैं, मेमोरी बन जाते हैं, है ना। तो वो कौन से वाले पार्ट से, इसी वाले पार्ट की वजह से ड्रीम फॉर्मेशन, जो हमें याद हो जाते हैं कुछ सपने, वो इसी वजह से होते हैं। एक हुआ आपका ऑसिपिटल। ऑसिपिटल क्या करता है, ऑसिपिटल क्या करता है, तो ऑसिपिटल का मैं इधर की तरफ लिखती हूँ। देखो ऑसिपिटल क्या करता है, विजुअल और हियर, इन दोनों पावर को कंट्रोल करता है। कौन, ऑसिपिटल। अब ये इन दोनों कौन सी पावर को कंट्रोल कर रहा है, तो वो नहीं कि आपको जैसा दिख रही हूं मैं तो आपको एग्जैक्ट ऐसे दिखा रहा है तो ब्रेन का ये वाला पार्ट कर रहा है, नहीं नहीं नहीं। ये सेंस, एज अ सेंस, विजुअल यानी कि आंखें,
है ना। विजुअली जो पावर दे रही हूँ मैं, आंखें देती हैं, आंखें काम कर रही हैं। ऐसी हियरिंग कौन काम कर रहा है, सुनने का काम कान। तो आंख और कान दोनों सेंस ऑर्गन्स हो गए। तो यहाँ पर ऑसिपिटल लोब जो है वो एज अ सेंस ऑर्गन काम नहीं कर रही है। ये विजुअल और हियरिंग जो हमारा पास्ट से रिलेटेड होता है, पास्ट से रिलेटेड जो हमारी चीजें होती हैं उस पर वर्क करती है उस पर काम करती हैं। कौन, ऑसिपिटल। कैसे, देखो मैं आपको कोई कहानी सुनाऊं, मैं अगर आपको बैठ के कोई कहानी सुनाऊं, ठीक, और वो कहानी किसी के लिए तो नहीं हो जिसे नहीं सुन रखी, लेकिन किसी किसी के लिए वो कहानी पुरानी हो सकती है कि भाई काफी पहले मेरे मम्मी ने सुनाई थी ऐसी एक कहानी, या मेरी दादी ने सुनाई थी, है ना। तो कहानी सुनने के बाद आपको पास्ट में आप गए और आपको एकदम से वो चीज याद आई, अरे ये वाली कहानी तो मेरी दादी ने सुनाई थी, है ना, ये वाली कहानी तो उसने सुनाई थी, ये वाली बात तो उन्होंने बताई थी। तो पास्ट से रिलेटेड चीज जो हुई है ना, वो काम कौन कर रहा है, आपके माइंड में ऑसिपिटल काम कर रहा है। ऐसे ही विजुअल का क्या है, विजुअल का क्या है कि आपने किसी को देखा, है ना, और देखकर आप, अरे मैंने इसको कहीं देखा है, आपका दिमाग काम करना शुरू करता है, मैंने कहाँ देखा है, अच्छा इनको तो मैंने वहां देखा है। या ऐसे ही हम अगर कई साल बाद, जैसे कई साल बाद हम किसी के घर जा रहे हैं, हम बहुत साल से गए नहीं है, हम उसके घर जा रहे हैं, तो हम रास्ता याद करने पड़ते हैं, मतलब रास्ता याद आने लगता है, अरे हाँ इस वाले रास्ते से जाते थे, है ना, यहाँ से यहाँ मुड़ते थे, यहाँ पर ये होता था, वहां पर वो होता था। तो वो विजुअल है कि देखकर हम किसी चीज को पहचान रहे हैं, है ना, पास्ट से रिलेट कर रहे हैं कि अरे ये तो ऐसे था, ये तो वैसे था, ये तो तब सुना था मैंने, तो तब सुनाई ये वाली बात तो मुझे उसने बताई थी या तब सुनाई दी थी, है ना। तो ये जो सुनना और देखना किससे रिलेटेड है, पास्ट से रिलेटेड है, कि हमें पास्ट का कुछ याद आ जाता है जो हमारे माइंड में होता है, तो वो काम कौन करता है, ओसिपिटल काम करता है, वो काम करता है, ऑसिपिटल काम करता है, ठीक है। तो सेरेब्रम का कौन से पार्ट कौन कौन से काम करते हैं, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। सेरेब्रम, सेरेब्रम के बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट कौन सा था, सेरेब्रम के बाद हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर फोर ब्रेन ही, हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, फोर ब्रेन, है ना, फोर ब्रेन हम लोग पढ़ रहे हैं, फोर ब्रेन, फोर ब्रेन, फोर ब्रेन का अब हम कर रहे हैं थैलेमस वाला पार्ट। कौन सा, थैलेमस वाला पार्ट। थैलेमस क्या कराता है हमारा, सेरेब्रम का तो हमने पढ़ लिया, सेरेब्रम के तो बहुत सारे पार्ट थे, सारे पार्ट कुछ ना कुछ काम कर रहे थे, सब उस पार्ट के भी, कि कौन इंटेलिजेंस को देख रहा है, कौन कैलकुलेशन को देख रहा है, कौन विजुअल पुरानी बात हमें सुनने में जो आई थी, जो मतलब काफी पहले सुनी थी, उसको कौन ध्यान दे रहा है ना, ड्रीम फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, वो सब चीजें। अच्छा, अगर फ्रंटल लोब जो भी मैंने बताई थी, अगर हमारे फ्रंटल लोब में दिक्कत हो गई तो याद रखना इन सारी चीजों पर फर्क पड़ जाएगा, है ना। हम लोग कोई फैसले लेने में दिक्कत कर जाएंगे, हमारी मेमोरी लॉस हो जाएगी, क्योंकि मेमोरी फॉर्मेशन भी फ्रंटल लोब में हो रहा है ना, हम लोग याददाश्त भूल जाएंगे, तो बहुत सारी चीजें हैं जो उसके अंदर होती है। ऐसी ऑसिपिटल लोब, ऑसिपिटल लोब अगर हमारी डैमेज होती है, ऑसिपिटल जो हमें ये याद दिलाती है कि अरे हमारा घर का रास्ता तो यही है ना, ठीक है। तो अगर आपकी ऑसिपिटल लोब खराब हो गई ना, तो अगर सपोज किसी इंसान को अपने घर से निकला, उसके माइंड में चोट लगी, उसका एक्सीडेंट हो गया, और माइंड में जो चोट लगी उसकी ऑसिपिटल लोब जो है वो डैमेज हो गई, तो वो अपने घर का रास्ता नहीं बता पाएगा, कैसे जाना है कैसे नहीं, वो भूल जाएगा, है ना, क्योंकि वो उसी रास्ते से जाना है, लेफ्ट लेकर राइट लेना है और फिर सीधे जाना है, ये सारी चीजें हमें कौन बताता है, ऑसिपिटल लोब बताता है, ठीक है, क्योंकि हम देख देख कर पहचान लेते हैं, कि हम चीजों को देख देख कर पहचान लेते हैं। क्लियर है। अब बात करी हमने थैलेमस की, अब बात करी हमने थैलेमस की। थैलेमस क्या काम करता है, थैलेमस हमारे तीन सेंस, हमारे टोटल 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, उसमें से 3 सेंस ऑर्गन्स पे काम करता है, एक तो टेस्ट, एक स्मेल, ठीक, और एक टच यानी कि स्किन, यानी कि स्किन, इन 3 चीजों पर काम करता है कौन, थैलेमस। हमारे टेस्ट पर, हम कुछ भी खा रहे हैं वो मीठा है खट्टा है, कौन ब्रेन का कौन सा वाला पार्ट बताता है, तो याद रखना थैलेमस बताता है। कौन सी स्मेल अच्छी है, कौन सी स्मेल बुरी है ना, हमारे नोज से होते हुए पार्टिकल्स बॉडी के अंदर जाते हैं, सेल्स फटाफट से मैसेज भेजेगी ब्रेन को, ब्रेन मैसेज भेजेगा ब्रेन का कौन सा वाला पार्ट, थैलेमस पार्ट, आपको मैसेज भेजेगा कि ये स्मेल कैसी है, तब आप उसको सेंस कर पाएंगे, ठीक है।
टच स्किन, हमारी बॉडी के बाहर का टेम्परेचर जैसे कि कोल्ड और विंटर, गर्मी, है ना, कोल्ड और हॉटनेस यानी कि विंटर, इन दोनों को कैसे पहचानते हैं? जैसे कि हमें ठंड लग रही है ना, हमें ठंड लगनी महसूस हो रही है, वो किसकी वजह से महसूस होती है? थैलेमस की वजह से महसूस। ठीक है, अगर हमारा थैलेमस खराब हो गया तो हमें खाने पीने में कुछ भी स्मेल नहीं आएगी, मौसम कैसा है, ठंडा है, गर्म है, क्या कुछ पता ही नहीं चलेगा। हमारी स्किन फील कर रही है, ये वो वाला फील नहीं है कि आपका हाथ कहीं पर लगा, वो गरम गरम लगा तो हटा दिया, नहीं। ठीक है, वो होती हैं कुछ क्रियाएं, वो अलग पार्ट है। अब जैसे कि एसी चला दिया जाए रूम में, आपको थोड़ी देर बाद ठंडा महसूस होने लगे। क्यों? क्योंकि हमारी जो स्किन है, हमारी स्किन ने कुछ सेंस किया। वो क्या सेंस किया वो आपको ब्रेन बताएगा आपकी स्किन को, फिर आपकी स्किन ऐसा काम करेगी, एक्शन करेगी, फिर आपको ठंडा और गर्म महसूस कराएगी। सेम ऐसे ही आप हीटर चला दो, आपको थोड़ी देर बाद गर्मी लगने लगेगी, स्किन सेंस कर लेगी कि अब आपको गर्मी लगने लगी है। बाहर का टेम्परेचर जो आपकी स्किन फील कराती है आपको, वो कौन सा, ब्रेन का कौन सा वाला पार्ट कराता है? तो थैलेमस कराता है। ब्रेन का कौन से वाला पार्ट कराता है? तो थैलेमस कराता है। ठीक है, अब बात करते हैं हाइपोथैलेमस की। 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 हाइपोथैलेमस क्या काम कराता है? देखो, हाइपोथैलेमस क्या काम कराता है? हाइपोथैलेमस एक ग्लैंड की तरह भी काम करता है, याद रखना। ये एक ऐसा ब्रेन का पार्ट है जो किसकी तरह काम करता है? ग्लैंड की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? ग्लैंड की तरह, ग्रंथि की तरह काम करता है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर इसका वो वाला काम या फिर वो वाला फंक्शन नहीं देखेंगे जो एज अ ग्लैंड कर रहा है, नहीं। यहाँ पर हम लोग ब्रेन का पार्ट की तरह पढ़ रहे हैं, तो ब्रेन के पार्ट के अकॉर्डिंग वो क्या काम कर रहा है उस पर ध्यान देंगे। ग्लैंड वाला पार्ट जो है वो क्या काम कर रहा है वो हम ग्लैंड में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर हाइपोथैलेमस क्या काम करता है? तो ये इसको एक तो टेम्परेचर टेम्परेचर मेंटेन करता है, बॉडी का थर्मो टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करता है, बॉडी के अंदर वाला। बाहर वाला टेम्परेचर तो हमें कौन फील करा रहा है? थैलेमस कराता है, ठंडी है कि गर्मी है। लेकिन बॉडी के अंदर के टेम्परेचर को मेंटेन कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। उसके अलावा बहुत सारी फीलिंग्स जो भी हम फील कर रहे हैं, ठीक है, जैसे हंगर, हमें भूख लगी है, हमें फील होता है ना कि भूख लग रही है, अब खाना खाना है, तो वो कौन कराता है? हाइपोथैलेमस कराता है। वो कौन कराता है? इसको अलग कलर से लिखते हैं, इसके सारे काम हम लोग अलग कलर से लिखते हैं। कौन से? हमारी फीलिंग्स, कोई भी फीलिंग्स, कौन कौन सी फीलिंग? जैसे हंगर की फीलिंग, हंगर यानी कि हमें भूख लगी है, ठीक, हमें भूख लगी है। उसके अलावा और कौन सी फीलिंग? थर्स्ट, हमें प्यास लगी है। हमें फीलिंग होती है ना कि अब पानी पीना, प्यास लगी है, तो वो कौन करता है? ब्रेन का हाइपोथैलेमस पार्ट करता है। हम हैप्पी हैं, हमें हैप्पीनेस फील हो रही है, हम सैड है, हमारा मूड, हमारा कैसा भी मूड है ना, वो सब कौन फील कराता है? हाइपोथैलेमस फील कराता है। ठीक है, मोटिवेशन फीलिंग आपको कभी कभी आती होगी कि इस साल हमें एनटीपीसी का एग्जाम निकालना है, हमें थोड़ा सा पढ़ना है, वो भी मेहनत से पढ़ना है, इतना ही पढ़ना है जितना एग्जाम के लिए ज़रूरी है, सब कुछ नहीं पढ़ना है, बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ जो एग्जाम में आने वाला है वो पढ़ के हम इस बार तो हम अपना एनटीपीसी एग्जाम निकाल ही लेंगे। तो ये मोटिवेशन वाली फीलिंग भी आपकी कहाँ से आती है? हाइपोथैलेमस से आती है। ठीक है, डीमोटिवेटिंग की फीलिंग भी आपको हाइपोथैलेमस से ही आती है ना। जैसे कोई एग्जाम है आपका, एक दो नंबर से आपका कोई एग्जाम रह गया, इस साल आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आपको डीमोटिवेशन होता है, अरे छोड़, सरकारी नौकरी की क्या तैयारी करें, होता तो है नहीं, हर साल एक नंबर से रह जाइए, इस बार भी एक नंबर से रह गए। तो डीमोटिवेशन फीलिंग जो होती है, जो आपको सैड बनाने लगती है, वो फीलिंग भी कहाँ से आती है? आपको हाइपोथैलेमस से ही आती है। ब्रेन का कौन सा वाला पार्ट आपका काम करता है? हाइपोथैलेमस काम करता है। तो भूख लगी है ना, स्लीपिंग, नींद आ रही है अब, तो सोना है, ये ब्रेन का कौन सा वाला पार्ट बताता है? हाइपोथैलेमस बताता है। लव और हेट, किसी के लिए लव वाली फीलिंग, किसी के लिए हेट वाली फीलिंग, ये वाला जो पार्ट है ये कौन बताता है? तो जी हमारा हाइपोथैलेमस ही बताता है। क्लियर है? यही पार्ट है जो हमें हमारी, कि हमारी बॉडी में कैसा कैसा फील हो रहा है, हम कैसा फील कर रहे हैं इस वक्त। अचानक से मूड चेंज हो जाता है ना, अरे गुस्सा आ गया, इरिटेट हो रहे हैं, है ना,
किसी मन नहीं कर रहा बात करने का, अकेले बैठे हैं, सैड हो गए, बाहर जाने का मन कर रहा है एकदम, चलो घूम के आते हैं, दोस्तों के साथ बाहर चलते हैं, दोस्तों के साथ बाहर चलते हैं, ठीक। तो ये सब कौन फील कराता है आपको? तो हाइपोथैलेमस ही फील कराता है। क्लियर है? ये सब कौन फील कराता है? तो हाइपोथैलेमस ही फील कराता है। ये है आपका फोर ब्रेन के तीनों पार्ट, सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। चलते हैं आगे, चलते हैं आगे, मिड ब्रेन। अब हम पढ़ते हैं मिड ब्रेन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे मिड ब्रेन यानी कि मध्य मस्तिष्क। अब हम पढ़ते हैं मिड ब्रेन के बारे में। ब्रेन का मिड वाला पार्ट जो होता है वो क्या करता है, ठीक है। तो मिड वाला ब्रेन, 5 सेंस होती है, 5 सेंस में से 3 सेंस हमने पढ़ ली, टेस्ट वाली, स्किन टच वाली और स्मेल वाली। 2 सेंस बची, कौन सी? एक तो आई देखने वाली और एक हियर, ईयर्स। आई यानी कि विजुअल और ये हियर। अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये दोनों चीजें पढ़ाई हैं, अभी थोड़ी थोड़ी देर पहले ऑसिपिटल लोब में मैंने आपको ये दोनों चीजें पढ़ाई हैं। लेकिन ऑसिपिटल लोब के अंदर जो मैंने आपको पढ़ाया था वो अलग है और ये अलग है। वो अलग और ये अलग कैसे है? तो वो पास्ट से जुड़ा हुआ था, ये प्रेजेंट से ही है। कि आपको मैं दिखाई दे रही हूँ, है ना, आपको मैं दिखाई दे रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं जो बोल रही हूँ वो आपको अभी के अभी सही सुनाई दे रहा है। मैंने बोला लिखो, तो आपको लिखो ही सुनाई दे रहा है, आपको पढ़ो सुनाई क्यों नहीं दे रहा है ना। मैं बोल रही हूँ एनटीपीसी के लिए बैच को परचेज करो, भावना एजुकेशन हब इस प्लेटफॉर्म से जुड़ी है आप, ठीक है। तो आपको यही क्यों सुनाई दे रहा है? क्योंकि आपकी ब्रेन का जो मिड ब्रेन का पार्ट है वो आपको ऐसा सुनने में हेल्प कर रहा है। वो सेंस कर रहा है, तो सेंस प्रोसेस करके एक्शन दे रहा है। पहले तो सेंस करता है कि कोई बोल रहा है क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, उसका सेंस का प्रोसेस कौन करता है? ब्रेन का मिड ब्रेन कर रहा है, और मिड ब्रेन फिर एक्शन कराता है और फिर आपको वही सुनाई देता है जो मैं बोल रही हूँ, ठीक है। वरना आपके कानों तक तो सिर्फ साउंड जा रहा है, आपका ब्रेन आपको बता रहा है कि वो जो साउंड है वो कैसा है, ठीक है। क्लियर है? तो मिड ब्रेन का बस यही एक पार्ट होता है जो ये काम करता है। इसके अलावा जो दूसरा पार्ट है हिंड ब्रेन, दूसरा पार्ट है आपका हिंड ब्रेन वाला, दूसरा पार्ट है आपका हिंड ब्रेन। क्योंकि मिड ब्रेन का कोई पार्ट नहीं होता, तो अकेला पार्ट है, सबसे छोटा पार्ट है, ज्यादा कुछ काम भी नहीं करता है, सेंस ऑर्गन्स वाला काम करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपना हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन के अंदर भी हमने 3 पार्ट पढ़े थे, पोन्स। तो पहले पोन्स को ही देख लेते हैं, क्योंकि पोन्स का भी बहुत बड़ा फंक्शन नहीं है। पोन्स का क्या फंक्शन है? पोन्स मैसेजेस को कनेक्ट करता है, किससे? हाइपोथैलेमस से। कौन से मैसेजेस को? हाइपोथैलेमस। क्या होता है देखो, हाइपोथैलेमस तो आपने पढ़ ही लिया, सारी फीलिंग्स हमें फील कराने वाला हाइपोथैलेमस। लेकिन हाइपोथैलेमस को एक तरीके से ज्वाइन कराने का काम करता है स्पाइनल कोड से। स्पाइनल कोड से क्यों भाई? क्योंकि स्पाइनल कोड ही है जहाँ पे सारे मैसेजेस आते जाते हैं। हमारी बॉडी की सेल जो है, जो मैसेज ब्रेन तक पहुंचा रही हैं, ब्रेन से किसी और के पास जा रहे हैं, तो वो स्पाइनल कोड से होते हुए ही सभी के पास जाते हैं, ठीक है। तो पोन्स क्या काम कराता है? तो हाइपोथैलेमस को एक तरीके से स्पाइनल कोड से जोड़ने का काम करता है पोन्स, ठीक है। उसके अलावा एक पार्ट हमने पढ़ा था सेरेब्रम, सेरेब्रम नहीं, सेरेबेलम, सेरेबेलम, ठीक। सेरेबेलम क्या काम करता है? तो याद रखना पहली बात, तो सेरेबेलम को क्या बोला जाता है? तो सेरेबेलम को बोला जाता है लिटिल ब्रेन। सेरेबेलम को बोला जाता है लिटिल ब्रेन, लिटिल ब्रेन, इसको बोला जाता है लिटिल ब्रेन, ठीक है। छोटा दिमाग, लिटिल ब्रेन यानी कि छोटा दिमाग इसको बोला जाता है। काम क्या क्या करता है? तो ये 3 काम करता है। सबसे पहले मसल्स मूवमेंट, सबसे पहला मसल्स मूवमेंट, मसल मूवमेंट, ठीक। मसल मूवमेंट क्या? मुझे ओ बनाना है, ओ ऐसे बनाते हैं, मुझे कैसे पता? मेरी हाथों को कैसे पता कि ऐसे ही घूमना है ओ बनाने के लिए? एक लाइन, सीधी लाइन खींचनी है, ऐसे या ऐसे,
कैसे भी। तो कैसे पता कि लाइन ऐसे ही खींची जाएगी? कैसे नहीं पता कि लाइन ऐसे भी खींची जाएगी? कि स्ट्रेट लाइन ऐसे भी तो चला सकती हूँ मैं। मेरे हाथ ऐसे गोल ही क्यों घूम रहे हैं? या गोल बनाने के लिए मेरी हाथों को कैसे पता कि ऐसे घुमाना है, मसल्स को ऐसे वर्क करना है ना? कैसे पता होता है कि हमारी मसल्स को कैसे कैसे वर्क करना है? कौन बताता है? तो वो बताता है सेरेबेलम, कि हमारी मसल्स कैसे काम करेंगी। हमारा स्पीकिंग को कौन कंट्रोल करता है या कौन अ, देखता है इसको? सेरेबेलम देखता है। मुझे साइंस पढ़ाना है, मैं मुंह से साइंस पढ़ा रही हूँ, आपको ब्रेन पढ़ा रही हूँ, मेरे मुंह से इंग्लिश के वर्ड्स क्यों नहीं, इंग्लिश क्यों नहीं निकल रही है, या मैं हिंदी क्यों नहीं पढ़ा रही हूँ आपको, है ना? मैं साइंस पढ़ा रही हूँ तो मेरे मुंह से जो वर्ड्स निकल रहे हैं वो साइंस से रिलेटेड एक्चुअल वही कैसे निकल रहे हैं जो मैं बोल रही हूँ, क्योंकि ब्रेन का सेरेबेलम वाला जो पार्ट है वो आपकी स्पीकिंग को कंट्रोल करा रहा है। मुझे पता है कितना बोलना है, उसके बाद फिर चुप होना है, फिर मुझे बोलना है, आपसे क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन करने के बाद मुझे चुप रहना है ना? कितना बोलना है, कब बोलना है, ये सारी चीजें कौन कंट्रोल करता है? सेरेबेलम कंट्रोल करता है। ठीक है, कौन कंट्रोल करता है? सेरेबेलम। और इसके अलावा एक और काम होता है सेरेबेलम का, वो क्या होता है? बॉडी बैलेंसिंग। बॉडी को बैलेंस करने का काम कौन करता है? सेरेबेलम करता है। कौन करता है? सेरेबेलम करता है। बॉडी बैलेंसिंग कैसे भाई? हम खड़े हैं, मैं सीधा स्ट्रेट खड़ी हूँ, है ना? मैं सीधा स्ट्रेट खड़ी हूँ, तो कैसे पता कि सीधा स्ट्रेट ऐसे ही खड़े होते हैं? मैं गिर क्यों नहीं रही नीचे? मैं पैरों पे सीधा ही क्यों खड़ी हूँ, मैं नीचे गिर क्यों नहीं रही? क्योंकि हमारी बॉडी का सेरेबेलम वाला जो पार्ट है वो इस चीज को कंट्रोल कर रहा है कि खड़ा होना है तो सीधा ही खड़ा होना है। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, तो पूछा गया है कि जो लोग ड्रिंक करते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, जो लोग ड्रिंक करते हैं, है ना, जो लोग ड्रिंक करते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, ठीक है, उनका ब्रेन का कौन सा वाला पार्ट सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है? कौन सा वाला पार्ट सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है? जो लोग ड्रिंक करते हैं, ड्रिंक के अंदर अल्कोहल, अल्कोहल जो लोग लेते हैं, शराब जो लोग पीते हैं, उनमें ब्रेन का कौन सा वाला पार्ट इफेक्ट होता है? तो सबसे ज्यादा सेरेबेलम ही इफेक्ट होता है, क्योंकि ड्रिंक करने वाले की यही तीन चीजें खराब हो जाती है ना? अगर किसी ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी है तो आप देखो, वो सीधा खड़ा नहीं हो सकता, सीधा चल नहीं सकता, वो हिलता ही रहेगा। ऐसे सीधा बहुत ज्यादा ड्रिंक करने वाला इंसान कभी भी सीधा खड़ा नहीं हो सकता, वो हिलता ही रहेगा। उसका बॉडी बैलेंसिंग ऐसे ऐसे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेरेबेलम पे इफेक्ट पड़ा है। दूसरा स्पीकिंग, उसे पता नहीं क्या बोल रहा है, ड्रिंक करने वाला बोल रहा है, बोले ही जा रहा है ना? उसको यही नहीं पता कि क्या बोलना है, किसके सामने क्या बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, उसका माइंड काम ही नहीं कर रहा है। तो कौन सा वाला पार्ट क्यों काम नहीं कर रहा है? क्योंकि भाई सेरेबेलम ड्रिंक करने से उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। मसल्स मूवमेंट, मसल्स मूवमेंट यानी कि बहुत पीने वाला इंसान, उसको बोल दो कि कुछ लिखना है, उसका इतना ड्रिंक जो उससे बॉडी बैलेंसिंग नहीं हो रही, तो ठीक से क्या चीज़ लिख पाएगा? है ना? वो नहीं लिख पाएगा, उसे ठीक से लिखा नहीं जाएगा, उसके मसल्स मूवमेंट ऐसे हो नहीं पाएंगे जैसा ऐसा आप बोलोगे। ठीक है, तो यानी कि जब ड्रिंक करते हैं तो कौन सा वाला पार्ट हमारा इफेक्ट होता है सबसे ज्यादा ड्रिंक करने से? सेरेबेलम है जो पार्ट हमारा सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है जिसके ऊपर। ठीक है, तो माइंड का दो पार्ट अभी हमारे हुए हिंड के, लास्ट एक रह गया, वो है आपका, लास्ट पार्ट जो है वो है आपका मेड्यूला ऑब्लंगाटा। मेड्यूला ऑब्लंगाटा, ठीक, मेड्यूला ऑब्लंगाटा क्या करता है? तो आपकी जो बायोलॉजिकली रिएक्शंस हैं उनको कंट्रोल करता है, बायोलॉजिकली एक्शंस को या रिएक्शंस को उनको कंट्रोल करता है। कैसे? तो इसके अंदर हम दो चीज़ों को पढ़ेंगे, इसके अंदर हम दो चीज़ों को पढ़ेंगे कि ये किन दो चीज़ों को कंट्रोल करता है। तो एक होता है इनवॉलेंटरली रिएक्शंस जो होते हैं, जिसको बुलाता है विटल रिएक्शन, विटल रिएक्शन, ठीक है, इसको बुलाता है विटल रिएक्शन। इसी का दूसरा नाम होता है इनवॉलेंटरली, वॉलेंटरी। ठीक है, दूसरी क्या होती हैं?
दूसरी भी आपकी कौन सी रिएक्शन होती है? एसेसरीज, एसेसरी रिएक्शन होती है। कौन सी होती है? एसेसरी। एसेसरी रिएक्शन, दोनों को ही अनैच्छिक क्रियाएं बोला जाता है। दोनों को ही क्या बोला जाता है? अनैच्छिक। हिंदी में दोनों को ही अनैच्छिक क्रिया बोला जाता है। ऐसी क्रियाएं, ये क्या है? ये है ऐसी क्रियाएं, ऐसी क्रियाएं जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं है, जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, उनको क्या बोला जाता है? विटल रिएक्शन बोला जाता है, इनवॉलेंटरली रिएक्शन बोला जाता है। उसके अलावा दूसरा पार्ट क्या है? देखो, इसके अलावा दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट का मतलब है, दूसरा पॉइंट क्या है? इन विटल रिएक्शन, इनकी अब्सेंस में, इनकी अब्सेंस में डेथ भी हो सकती है। क्या हो सकती है? डेथ भी हो सकती है। एब्सेंस में एक इंसान की डेथ भी हो सकती है। हो सकती है नहीं, बल्कि हो ही जाएगी। इनके एब्सेंस में डेथ भी हो सकती है। और एसेसरी रिएक्शन क्या है? तो ये भी ऐसी रिएक्शन है, सेम डिट्टो, कुछ भी अलग नहीं है। ऐसी क्रियाएं या ऐसी रिएक्शन जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं है, जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं है, ये भी ऐसी ही होती हैं, सेम। लेकिन फिर डिफरेंस क्या है जी? क्योंकि मैंने तो डिफरेंस करके लिख दिया, ये भी सेम, ये भी सेम, दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस क्या है? इनके अब्सेंस से, इनकी एब्सेंस से डेथ नहीं होती है, बस। इनकी एब्सेंस से डेथ नहीं होती। ये हो ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, इंसान की डेथ नहीं होगी। लेकिन अगर ये वाली क्रियाएं नहीं हुई तो इंसान की डेथ हो जाएगी। ये वो बायोलॉजिकल रिएक्शंस हैं जो कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लोंगाटा। अब आप सोचोगे कि अरे भैया ऐसा है क्या, लिखवा तो मैम ने इतना कुछ दिया, लेकिन ये है क्या? तो देखो, विटल रिएक्शन के अंदर कौन कौन सी रिएक्शन आएगी? जैसे हमारी हार्ट बीट। क्या हार्ट बीट पर कंट्रोल है हमारा? हम कंट्रोल कर सकते हैं हार्ट बीट? नहीं कर सकते। नहीं हुई हार्ट बीट तो इंसान गया, है ना? डाइजेशन, डाइजेशन प्रोसेस, क्या डाइजेशन पे हमारा कंट्रोल है? कि हमने खाना खाया, हम चाहते हैं कि भाई हैंड टू हैंड डाइजेशन हो जाए, हो जाएगा? हम चाहते हैं कल डाइजेशन हो जाएगा? नहीं होगा। और अगर डाइजेशन होना ही बंद हो गया तो भी इंसान की डेथ है। ठीक। उसके अलावा रेस्पिरेशन, उसके अलावा रेस्पिरेशन, सांस लेना, क्या हम लोग इसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। रेस्पिरेशन नहीं हुआ तो भी इंसान की डेथ हो जाएगी। ठीक है। एक्सक्रेशन, उत्सर्जन। एक्सक्रेशन में होता क्या है? जो हमारी बॉडी के अंदर हार्मफुल प्रोडक्ट्स होते हैं, है ना, वो हमारी बॉडी से आउट हो जाते हैं। किस फॉर्म में? यूरिया की फॉर्म में। ठीक है, तो वो भी आउट होने ज़रूरी है, नहीं होंगे तो हमें हार्म करेंगे और एक ना एक टाइम हमारा क्या हो जाएगा? डेथ हो जाएगी। एक्सक्रेशन का मतलब है किडनी वाला काम, किडनी काम नहीं करेगी तो मतलब खत्म इंसान। ठीक है। और भी बहुत सारे काम है। ब्लड सर्कुलेशन हो गया, इस पर भी हमारा कंट्रोल नहीं है। ठीक, ब्लड सर्कुलेशन हो गया, इस पर भी हमारा कंट्रोल नहीं है। तो ऐसी जितनी भी चीज़ें हैं जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, अगर नहीं हुई तो हमारी डेथ हो सकती है। वो सब किसके अंदर आ जाएगा? विटल रिएक्शन के अंदर आ जाएगा। क्लियर है? वो सब किसके अंदर आ जाएगा? तो वो सब विटल रिएक्शन के अंदर आ जाएगा। दूसरी तरफ आता है हमारा एसेसरी रिएक्शन। दूसरी तरफ आता है हमारा एसेसरी रिएक्शन। वो क्या होता है? ऐसी क्रिया जिनके होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता और हमारी कंट्रोल में भी नहीं है। वो सब क्या हो गई? हमारी कंट्रोल के अंदर भी नहीं है ना? वो सब क्या हो गई? जैसे कि आइज ब्लिंक, जैसे कि आइज ब्लिंक, आंखों का झपकना। ठीक, हमारा कंट्रोल नहीं है इसके ऊपर। और हिकअप्स, हिकअप्स बोलते हैं हिचकियों को, हिचकियां। हिकअप्स यानी कि हिचकियां। ठीक,
हिचकियाँ किसी इंसान को नहीं आएगी तो मर थोड़ी जाएगा, और अगर आ रही हैं तो उसमें हमारा कंट्रोल थोड़ी है, आएंगे तो आएंगी। ठीक है। दूसरा, स्नीज करते हैं हम, छींकते हैं, छींक आती है हमें। ठीक है, स्नीजिंग यानी कि छींक, हम छींकते हैं, उस पर भी हमारा कंट्रोल नहीं है। ठीक है। बर्प, डकार, उस पर भी हमारा कंट्रोल नहीं है। बोलते हैं ना डकार मार रहे हैं, तो वो अपने आप आती है, हमारा कंट्रोल नहीं है। और किसी को डकार नहीं है तो मर जाएगा क्या, है ना। कि जिसको जितनी ज्यादा डकार आ रही है वो उतना ज्यादा लंबा जाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और क्या है ऐसी, यौन, उबासी, उबासियां आती हैं हमें, है ना। कितना भी कंट्रोल करो, बहुत ज्यादा बोर होते हैं तो उबासी आनी शुरू हो जाती है। ठीक। तो हमारा इन चीजों पर कोई कंट्रोल नहीं है। इसके अलावा खर्राटे, स्नोरिंग, स्नोरिंग हो गया, खर्राटे। लिखने में बड़ी दिक्कत आती है, खराटे, खराटे। ठीक है, खराटे। इनमें से किसी भी चीज के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमारी बॉडी के अंदर होती हैं। और अगर नहीं भी हुई तो इंसान की डेथ तो नहीं होगी, लेकिन ये सारी वो हैं जिनके ना होने से डेथ हो सकती है। तो ये दोनों ही रिएक्शंस कौन कंट्रोल करता है, तो मेडुला ओब्लंगाटा है जो इनको कंट्रोल करता है। क्लियर है। आई होप कि आप लोगों को ब्रेन का मेन मेजर पार्ट समझ में आया हुआ होगा। ठीक है। इसके आगे की वीडियोस और इसका पूरा पार्ट पूरी तरीके से डिटेल में देखने के लिए भावना एजुकेशन हब को ज्वाइन कीजिए, इस एप्लीकेशन, इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कीजिए। और हमारा रिसेंट अभी बैच शुरू होने वाला है इसका, एनटीपीसी का, जहाँ पर आपको पूरी डिटेल्स विद पीवाईक्यूज के साथ कुछ क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट और बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर इसकी पूरी डिटेल्स आपको चाहिए तो जुड़े रहिएगा भावना एजुकेशन हब पे। वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आप ऐसे ही और बहुत सारी वीडियोस को देख सकें। थैंक यू सो मच गाइस।